Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 3 of class 11th political science, book number 1. Name of book is political theory and the name of chapter is equality. बेसिकली इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको इक्वल हक, मीन टू से कि सबको इक्वली ट्रीट करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 इक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 14 के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताया गया है। फर्दर चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाई डज इक्वालिटी मैटर? इक्वालिटी क्यों जरूरी है? इक्वालिटी इज अ पावरफुल मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल दैट हैज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर मैनी ईयर्स। देखिए, एक समाज है, मान लो उसके अंदर सभी व्यक्ति बराबर हैं, तो वो समाज कभी टूटेगा नहीं। अगर उस समाज के अंदर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है, तो सब इक्वल है, तो वो समाज अच्छे से, वो सोसाइटी चलती रहेगी। पर अगर इनइक्वालिटी आ गई तो फिर क्या होगा? फिर चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। एज अ पॉलिटिकल आइडियल, the concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race or nationality. Mean to say that we all are equal irrespective what is our color or what is our gender. If I am male and I have the rights, and if someone is female, she also have the same rights as per constitutional provisions of India. Mean to say कि हम सब बराबर हैं। जैसे आर्टिकल 15 के अंदर क्या कहा गया? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके नाम पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव भारत के अंदर नहीं होगा। आर्टिकल 15 इट मेंटेन दैट ह्यूमन बीइंग डिजर्व इक्वल कंसिडरेशंस एंड रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। हम सब इंसान हैं, तो हम सब के बराबर अधिकार है, तो वी ऑल आर इक्वल। उस ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे भी हम सब क्या है? इक्वल है। मीन टू से कि गॉड ने तो हम सबको बराबर बनाया है ना, तो वी शुड ऑल हैव इक्वल राइट्स। येट इट इज इनइक्वालिटी रेदर देन इक्वालिटी विच इज मोस्ट विजिबल अराउंड अस इन द वर्ल्ड। आपके चारों तरफ आपको क्या दिखाई देगी? इक्वालिटी भी दिखेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं दिखेगी, पर ज्यादातर क्या दिखाई देगी? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ सोशल स्टेटस दिख जाएगा, इनइक्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिख जाएगा, बहुत तरह की इनइक्वालिटीज दिख जाएंगी। इज मोस्ट विजिबल अराउंड अस इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन अवर सोसाइटी। इवन यू कैन सी दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इन योर सोसाइटी टू। इन अदर कंट्री, इन आवर कंट्री वी कैन सी स्लम्स। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आ रहा है ना, धारावी सामने, एक तरफ स्लम्स हैं, वहीं पे दूसरी तरफ बिल्डिंग्स हैं, 4-4, 5-5 BHK के फ्लैट्स हैं। अब आप कहेंगे कि सबने मेहनत करके कमाए, ठीक है, सबने मेहनत कर, जिसने जो मेहनत किया उसको उस हिसाब से मिला है, दिया है गॉड ने। पर हम इक्वालिटी के कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि देखिए, सेम वक्त पे एक व्यक्ति उसमें रह रहा है फ्लैट में और एक व्यक्ति स्लम में रह रहा है, तो उसने देखो आगे बोला स्लम्स एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड विद लग्जरी हाउसिंग। तो ये अब पैराडॉक्स, तो इक्वालिटी को एक विरोधाभास माना जाता है। कहने का मतलब है कि हम कहते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, पर हर कोई इनइक्वालिटी को ही लगभग प्रिफेयर करता है। ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द आइडियल ऑफ इक्वालिटी। मीन टू से कि वी ऑल सेज दैट कि इक्वालिटी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। येट ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी एनकाउंटर इनइक्वालिटी। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं? दिस गेट इज फॉर जनरल एंड दिस गेट इज फॉर VIP पीपल। समझ आया ना? VIP पीपल और जनरल पीपल, दैट इज इनइक्वालिटी, बट वी से दैट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वी ऑल आर इक्वल। और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, सामने आपको दिख जाएंगे। वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ अनइक्वल वेल्थ। हमारे चारों तरफ कोई हमसे ज्यादा अमीर है, कोई हमसे कम है, तो वो आपको दिख जाएगा। तो फिर इक्वालिटी कहाँ है? अपॉर्चुनिटीज, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, किसी के पास कम है। वर्क सिचुएशन, किसी की वर्क सिचुएशन बहुत बढ़िया है, किसी की खराब है। कोई अच्छी जगह काम कर रहा है ऑफिस में बैठ के AC में, और कोई सारा दिन धूप में खड़ा है, तो वो चीज।
देखिए, मैं किसी के वर्क को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है ये थोड़ा सा डीप में ले जाके समझाना चाहता हूँ, ताकि जब आप कल को सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के मेंस लिखें तो इस तरह के जो ये सोसाइटिकल इश्यूज हैं ये पूछता है टॉपिक्स में, तो आपके पास एक वाइडर व्यू हो चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। पावर भी हर किसी के पास अलग अलग है, सोसाइटी में कोई ज़्यादा पावरफुल है और किसी के पास कुछ भी पावर नहीं है। व्हाट इज इक्वालिटी? तो इक्वालिटी क्या है? ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रेस्पेक्ट, जो रेस्पेक्ट मुझे वही रेस्पेक्ट किसी और को, दैट इज इक्वालिटी। नीड्स नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग दैम इन एन इंसिडेंटल वे, आइडेंटिकल वे। मीन टू से कि ये नहीं है कि उनको हम उनकी पहचान के हिसाब से रेस्पेक्ट देना या उनको ट्रीट करें कि अगर ये ऑफिसर आ रहा है तो इसको ज़्यादा रेस्पेक्ट दे और वो आ रहा है तो उसको कम दो या उसको ज़्यादा दो, ऐसा नहीं। वी ऑल आर इक्वल। नो सोसाइटी ट्रीट ऑल इट्स मेंबर इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशंस। किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, आपको हर सोसाइटी के अंदर सभी व्यक्ति क्या बराबर दिखाई देंगे? नहीं। इवन वो ज़्यादा दूर छोड़िए, जहाँ आप रहते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप वहीं पे इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए कि आपके सराउंडिंग्स में सब इक्वल है। नहीं, जनरली नहीं मिलेंगे। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शनिंग ऑफ पीपल एंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवॉर्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ इट। तो देखिए, समाज तो चलता है कि भाई हर एक जिम्मेदारियों को बांट दिया जाए, लोगों के बीच में बटे हुई भी हैं ऑफ पीपल, और हर जो जैसा काम करेगा उसको वैसा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने बढ़िया काम मिला, मेरे को अच्छा रिवॉर्ड मिला, और किसी ने थोड़ा मेरे से हल्का काम किया तो उसको थोड़ा कम रिवॉर्ड मिला। पर जब मैं इक्वेलिटी की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं ये वाला कि मैंने मेहनत ज्यादा किया तो मेरे को ये रिवॉर्ड, उसने कम किया तो उसको वो रिवॉर्ड। तो इक्वेलिटी शब्द क्या वहां एग्जिस्ट कर रहा है? जनरली नहीं। विच डिस्टिंक्शंस एंड डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट। तो हम लोग जो आपस में हमारे बीच में अंतर है, कौन से एक्सेप्टेबल है और कौन से नहीं एक्सेप्टेबल है, लेट अस सी। When people are treated differently just because of they are born in particular religion or race or caste, gender, we regarded it is an unacceptable form of inequality. ये एक तरह की ऐसी इनइक्वालिटी है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। कहने का मतलब है कि देखो भाई, भगवान ने मान लो एक व्यक्ति को उस रिलीजन में पैदा कर दिया, एक्स रिलीजन में, दूसरे व्यक्ति को वाई रिलीजन में, तो ये क्या है? ये अनएक्सेप्टेबल इनइक्वालिटी है। इसको मतलब कहने का है कि ये इनइक्वालिटी जनरली क्या हुआ, ये एज अ ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही बनाया गया इनइक्वालिटी। ठीक है, कहने का मतलब है कि वी ऑल आर चाइल्ड ऑफ गॉड एंड वी ऑल आर इक्वल, दैट इज द मेन पॉइंट। ह्यूमन बीइंग में परस्यू डिफरेंट एम्बिशन। अब समाज के अंदर हर व्यक्ति के अलग एम्बिशंस हैं। आप में से कुछ के एम्बिशंस आगे जाकर गवर्नमेंट सर्वेंट्स बनना होगा, सिविल सर्वेंट्स लाइक दैट, या फिर और कोई एम्बिशंस होंगे। तो हर व्यक्ति के गोल्स और एम्बिशन अलग है, एंड नॉट ऑल मे बी इक्वली सक्सेसफुल। और हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम हो रहा है, मान लो गवर्नमेंट जॉब का, तो क्या सारे कैंडिडेट सक्सेसफुल होते हैं? नहीं, कुछ सक्सेसफुल भी होते हैं और कुछ के हाथ फेलियर भी लगती है। फेलियर्स हमें सिखाती है कि अगली बार हमें और बेहतर करना है। The commitment to the ideal of equality does not imply the elimination of all form of differences. तो जब मैं इक्वालिटी की बात करता हूँ, मान लो मैंने ये कह दिया कि वी ऑल आर इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15 कह दिया, या आर्टिकल 16 कह दिया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, या आर्टिकल 17 कह दिया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या 18 कह दिया अबॉलिशन ऑफ टाइटल। उसमें भी वो एक्सेप्शन कि हम अगर हम एजुकेशन के फील्ड में मिले तो हम टाइटल यूज कर सकते हैं। पर क्या जो डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, वो उनको अनदेखा करा जा सकता है, उनको छोड़ा जा सकता है जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया मैन एंड वुमेन आर इक्वल, बट इन द रियल सेंस इज दे आर ऑल आर इक्वल? जनरली यू मे फाइंड no, the answer is no. There are differences of responsibilities, that she will do domestic chores and the husband will go out for earning living. Generally the patriarchal society follows this, so we say that कि equality होना चाहिए,
पर क्या हमने डिफरेंसेस खत्म किए? दैट इज द मेन पॉइंट टू थिंक। It merely suggests that the treatment we receive and the opportunities we enjoy must not be predetermined by birth or social circumstances। कहने का मतलब है कि जो सोसाइटी हमें ट्रीट कर रही है, वो जो भी हमें स्टेटस मिला है सोसाइटी के अंदर, वो जन्म के बेस पे ना हो, मतलब हेरिडेटरी ना हो। कहने का मतलब है कि जो जिसने जितना मेहनत किया उसको उस हिसाब से मिले। सोशल सर्कमस्टांसेज या बर्थ के आधार पर फ्यूचर या चीजें डिसाइड ना हो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 16 लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, जब नोट्स बनाओगे। आर्टिकल 16, द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इम्प्लाइज दैट ऑल पीपल एज ह्यूमन बीइंग आर एंटाइटल्ड टू द सेम राइट। हर किसी के बराबर अधिकार हैं भारत के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड टू परस्यू देयर गोल्स एंड एम्बिशन। हर व्यक्ति स्वतंत्र है भारत के अंदर, जिस मर्जी का वो एम्बिशन करना चाहता है विद इन द लॉज, क्योंकि आप जानते हैं हर राइट के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आर्टिकल 19 के पार्ट 5 में है या 6 में, देख लेना आप एक बार। आर्टिकल 19 में है, ये कंफर्म है। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने हिसाब से प्रोफेशंस चुनने का, अपने गोल्स डिसाइड करने के लिए। पीपल हैव डिफरेंट टैलेंट एंड स्किल्स। लोगों के बीच में आप जानते हैं हर व्यक्ति का अलग टैलेंट है, अलग स्किल्स है, अलग योग्यताएं हैं काम करने की, विच रिजल्ट इन सम बीइंग मोर सक्सेसफुल। जो पर्सन टैलेंटेड है, स्किल्स है जिसके पास, वो थोड़ा जल्दी कामयाब हो जाता है, ज्यादा कामयाब हो जाता है। और जिस पर्सन के पास थोड़ी स्किल्स कम है या थोड़ा टैलेंट कम है, उसको थोड़ी देर लगती है कामयाब होने में इन देयर चूजन कैरियर देन अदर्स। ठीक है, जो व्यक्ति ज्यादा टैलेंटेड है या ज्यादा मेहनत करता है वो जल्दी सक्सेस पा लेता है, और जो व्यक्ति थोड़ा कम मेहनत करता है उसको थोड़ा टाइम लगता है। इट इज नॉट द लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और वेल्थ और प्रिविलेज दैट इज सिग्निफिकेंट, बट द इनइक्वालिटीज इन पीपल एक्सेस टू सच बेसिक गुड्स एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ हाउसिंग दैट मेक फॉर एन अनइक्वल एंड अनजस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मेरे पास ये सब सुविधाएं क्या होंगी, बढ़िया होंगी। और अगर मेरे पास कम पैसा हो तो क्या मैं इन सुविधाओं को, अच्छी सुविधाओं को एक्सेस कर पाऊंगा? जाहिर सी बात है नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पैसा नहीं है। पर मैं कह रहा हूं कि वी ऑल आर इक्वल, तो वो पर्सन इन चीजों को एक्सेस कर रहा है जिसके पास पैसा है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहां पे क्या होती है, रह जाती है कि उस पर्सन ने इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा लिया बिकॉज ही हैव द रिसोर्सेज, बट आई एम नॉट एबल टू यूज दीज रिसोर्सेज और दीज अपॉर्चुनिटीज। नेचुरल एंड सोशल, यहाँ पे आप इनइक्वालिटीज लिख लीजिएगा, INEQUALITIES। तो नेचुरल इनइक्वालिटीज भी होती है और सामाजिक इनइक्वालिटीज भी होती है, जो समाज जिन्हें जन्म देता है, और नेचुरल जो नेचर की तरफ से होती है इनइक्वालिटीज। जैसे नेचुरल इनइक्वालिटीज क्या है, आर दोज दैट इमर्ज बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट। कैपेबिलिटीज और टैलेंट गॉड गिफ्टेड होते हैं, हम जानते हैं। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा वो ज्यादा सक्सेसफुल, जिसके पास कम वो थोड़ा कम सक्सेसफुल। तो ये चीज, दिस इज द नेचुरल इनइक्वालिटी। दीज काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम सोशली। ये सोशली से अलग है। अब वो टैलेंट और कैपेबिलिटीज वो सोशल सोसाइटी ने नहीं डेवलप करा, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटीज सोसाइटी के द्वारा, लाइक किस तरह होती है इनइक्वालिटीज ये, दे मे ट्रीट डिफरेंटली पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, कलर, जेंडर, कास्ट, ईटीसी, रिलीजियन। तो ये सब चीजें हैं। इवन माइनॉरिटी स्टेटस, हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट्स ऑफ माइनॉरिटी देता है, आर्टिकल 29 और 30। रिलीजियन को भी प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से लेकर 28, ठीक है। तो ये चीजें, इवन राइट टू एजुकेशन भी है हमारे यहाँ। 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन। 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी की 3 डायमेंशन है। वाइल डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, बहुत तरह की इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, बहुत तरह की दिख जाएगी। वेरियस थिंकर एंड आइडियोलॉजिस्ट हैव हाईलाइटेड, तो बहुत सारे थिंकर्स ने 3 तरह की को मेन मानना है। जैसे पहला, पॉलिटिकल इक्वालिटी। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड, पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या है कि भाई सबको वोट डालने का अधिकार है,
कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। सिटीजनशिप शब्द याद आया यहाँ पे, तो याद रखना आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नॉर्मली इंक्लूड ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल द मेंबर, मीन टू से कि वी ऑल आर इक्वल, हमारे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। इक्वल सिटीजनशिप ब्रिंग विद इट सर्टेन बेसिक राइट सच एज राइट टू वोट, हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, मीन टू से कि 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाए उस व्यक्ति के और अनसाउंड माइंड ना हो तो वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में दिया गया है। मूवमेंट एंड एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ बिलीव, जिसमें हम विश्वास रखना चाहते हैं उसमें हम रखने के लिए स्वतंत्र है। पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वलिटी आर एन इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। अगर हमें समाज में सबको बराबर का हक देना है तो पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, ताकि देखो अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं है तो जो समाज का दबा कुचला वर्ग है ना, उसका कभी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो पाएगा और उसके हक की बात कोई उठा ही नहीं पाएगा। तो इंडिया के अंदर आप देखो कौन ये अपना पार्लियामेंट में भी क्या है, रिजर्वेशन व्यवस्था है। किसके लिए? सीट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व है ना, बिकॉज ऑफ दैट की पॉलिटिकल इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, ताकि समाज का जो बैकवर्ड क्लास है, जो दबा कुचला डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसका भी डेवलपमेंट हो सके, उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। सोशल इक्वालिटी, देखो राजनीतिक अधिकार दे दिया, अब समाज में भी बराबर का हक देना पड़ेगा, ताकि समाज के अंदर उन लोगों की स्थिति एक दूसरे से भिन्न ना हो। पॉलिटिकल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सबके बराबर के हक आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चाहे कोई डिप्राइव्ड सेक्शन से है चाहे कोई कहीं से भी है, उसको इक्वल हक। अब यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस ये हैं कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है या जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया उसको रिजर्वेशन की व्यवस्था, ताकि उस सेक्शन का भी विकास हो सके। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज नेसेसरी, पॉलिटिकल इक्वालिटी जरूरी है टू रिमूव एनी लीगल हर्डल्स विच माइट एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम अ वॉइस इन गवर्नमेंट एंड डिनाई देम एक्सेस टू अवेलेबल सोशल गुड्स। कहने का मतलब है अगर हम सबको बराबर का हक देंगे, राजनीतिक हक देंगे, तो कोई किसी भी व्यक्ति की आवाज दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि सबके राजनीतिक अधिकार बराबर है। The pursuit of equality requires that people belonging to different groups and communities also have a fair and equal chance to compete for those goods and opportunities. For example, अगर मैं किसी एग्जाम में बैठ रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ, तो कोई और व्यक्ति जो एलिजिबल है वो भी पेपर दे सकता है, रोका नहीं जाएगा किसी को, सबका अपॉर्चुनिटीज पे बराबर का हक है। In India, a special problem regarding equal opportunities comes not just from lack of facilities but some of the customs which may prevail in different part of the country or among different area। यहाँ पे आप different area लिख लेना। तो कुछ चीजें हैं ऐसी, कई बार क्या हो जाता है सोसाइटी के अंदर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी को शो करना चाहता है, तो जिस सेक्शन के ऊपर सुपीरियरिटी शो की जा रही है अब वो तो डिप्राइव रह गया, उसके तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हम रिजर्वेशन जैसी व्यवस्थाओं को स्थापित करते हैं ताकि उनका भी विकास हो सके। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स मे नॉट एंजॉय इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, संपत्ति में पहले नहीं था अधिकार, महिलाओं को संपत्ति नहीं मिलती थी, जो उनके पापा की तरफ से होता था, मेनली बेटों का हक होता था उस पर। हालांकि आज तो गवर्नमेंट राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 में था, अब आर्टिकल 101 में है, एक बार आप चेक कर लेना। अब लीगल राइट है, पहले फंडामेंटल राइट था, पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अब 6 हैं, तो पर अब तो हक है। तो ये इक्वालिटी है, पहले इक्वालिटी की उसको मिल रही है संपत्ति, बेटे को, बेटी को नहीं मिल रही है, तो वो इनइक्वालिटी थी, पर आज इक्वालिटी है कि बेटे का भी हक है और बेटी का भी हक है। द स्टेट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सच मैटर, तो सरकार का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो ऐसी पॉलिसीज बनाती है ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन हरासमेंट वुमेन्स के साथ हो रहा है उस सबको खत्म किया जा सके। और किस तरह की व्यवस्थाएं देके, रिजर्वेशन जैसी व्यवस्थाओं को लागू करती है सरकार, ताकि समाज के अंदर इनको भी बढ़ावा मिल सके, ये लोग भी डेवलप हो सके। इकोनॉमिक इक्वालिटी, अब सोशली भी इक्वल कर दिया, पॉलिटिकली भी कर दिया, अब पैसे से भी इक्वल। पैसे से भी इक्वल का मतलब कि इफ आई कैन अर्न मीन अदर आल्सो हैव अ चांस टू अर्न, अगर मैं कमाने का हकदार हूं तो दूसरा भी कमाने का हकदार है।
Economic inequalities exist in a society if there are significant differences in wealth, property और income between individual और classes। ये आपको दिख जाएंगी समाज के अंदर, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है, किसी के पास कम है, ठीक है, और किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास ज़्यादा मतलब धन है और किसी दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास कम धन है। विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन इक्वालिटीज में कंटिन्यूज। देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है दिया आर्टिकल 16, पर फिर भी इनइक्वालिटी है। टू एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग वंस पोजीशन इन सोसाइटी विद सफिशिएंट एफर्ट। पर अगर हम कुछ एफर्ट्स करें तो हम स्थिति को बदल सकते हैं। इसको मैं आपको बहुत एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत आसान से। मान लो दो बच्चे हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली। अब उन दोनों बच्चे में से एक बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा है और एक बच्चा कम मेहनत कर रहा है, और वो एग्जाम में बैठते हैं किसी, फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। अब जिस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की थी, जाहिर सी बात है वो सक्सेसफुल हो गया, और जिस बच्चे ने कम मेहनत की थी वो इस बार रह गया। मे भी अगली बार अगर ज्यादा मेहनत, क्योंकि आप जानते हैं जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा पाता है। तो कहने का मतलब है कि इक्वल थे दोनों जब वो शुरू हुआ एग्जाम, मतलब कि सब इक्वल अपॉर्चुनिटी था कि इसने फॉर्म भरा वो भी भर सकता था, ये पेपर दे सकता है वो भी दे सकता था। पर इनइक्वालिटी कहां आ गई कि एक को मिल गई, एक रह गया। अब उस जिसको मिली है उसका तो स्टेटस आप जानते हैं बहुत अच्छा हो गया, इनकम भी शुरू हो गई, सैलरी मिलने लगी उसको, पर जो दूसरा था वो रह गया। पर हम क्या कर सकते हैं, हम सफिशिएंट एफर्ट्स कर सकते हैं ताकि उस दूसरे वाले की भी स्थिति सुधर सके। गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे ताकि उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है ना। तो मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं। इनइक्वालिटीज दैट आर अनटच्ड ओवर जनरेशन आर मोर डेंजरस फॉर सोसाइटीज। इनइक्वालिटीज जिन पे कभी चर्चा ही नहीं की गई वो सोसाइटी के लिए और ज्यादा नुकसानदायक है। जैसे ओवर टाइम सच क्लास डिफरेंसेस कैन गिव राइज टू रिसेंटमेंट एंड वायलेंस। देखिए जब एक सेक्शन दूसरे सेक्शन का डेप्रिवेशन करेगा उनके कलर कास्ट के नाम पे, तो फिर आप जानते हैं अलगाव की भावना, वायलेंस, ये सब चीजें आ जाती है मन में। बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वेल्थी क्लासेस इट माइट प्रूव डिफिकल्ट टू रिफॉर्म सच अ सोसाइटी टू मेक इट मोर ओपन एंड एग्लिटेरियन। तो फिर क्या होता है कि पावरफुल लोग उनको बढ़ने तो देंगे नहीं आगे, तो दिक्कतें आने लगती है और सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर होने लगता है, सोसाइटी कई बार टूटने लगती है। तो गवर्नमेंट ऐसे में देती है, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 17 के तहत अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अच्छी बात है। तो पर मान लो एक सेक्शन ऐसा है जो फिर भी कर रहा है दूसरे सेक्शन के ऊपर ये चीज अनटचेबिलिटी को, तो जिसके ऊपर हो रही है उसके मन में क्या भावना आएगी कि भाई हमें तो इनसे अलग होना है, तो फिर उस टाइम सोसाइटी टूट जाएगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो और देखिए अगर एक का हक है ना किसी काम को शुरू करने में, दूसरे का भी हक होना चाहिए उस काम को, वो भी कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि पैसा तो हम मेहनत करते हैं तभी आता है। मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म आर द टू इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो मार्क्स की थ्योरी आपने पढ़ी होगी पहले भी, कैपिटलिज्म की इन्होंने बात करी, प्राइवेट ओनरशिप को की इन्होंने बात करी कि कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो सर्वहारा वर्ग जो पीजेंट है उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मार्क्स ने ये कहा है अपनी कैपिटलिस्ट थ्योरी में। मार्क्स आर्ग्यूड दैट द रूट कॉज ऑफ entrenched inequality was private ownership of important economic resources such as oil, land, forest as well as other form of property। ये सब कारण है समाज के अंदर डिवीजन का और लड़ाई का, जो ये कुछ लोगों के हाथों में है होल्ड। मार्क्स की भी बात एक तरह से ठीक है कि भाई सबका हक होना चाहिए। He pointed out that such private ownership did not only make the class of owners wealthy, जिसके हाथ में उनका कंट्रोल है वो तो वेल्दी होंगे ही, इट आल्सो गेव देम पॉलिटिकल पावर, और राजनीति में भी वो लोग आ जाते हैं उनके पास पैसा है, विच enables them to influence state policies। और फिर वो जब अगर वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। एंड लॉज एंड दिस कुड प्रूव अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था के क्या होता है, खिलाफ होता है। लिबरलिज्म, लिबरलाइजेशन आप जानते हैं 1991 का कंसेप्ट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया के अंदर आई थी जब का। लिबरल अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे। लिबरल लोग कहते हैं कि भाई कंपटीशन कराओ, जो जीतेगा जो एफिशिएंट है उसको दो। बात तो देखो ठीक है,
पर यहाँ पे एक बात आती है कि मान लो एक डिप्राइव सेक्शन है जिसको कभी संसाधन दिए ही नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो कैसे compete करेगा यार? तो ऐसे में क्या चाहिए? रिजर्वेशन, ताकि वो व्यक्ति भी आगे बढ़ सके। They believe that while state may have to intervene to try and ensure a minimum standard of living and equal opportunities for all, this cannot be by itself bring equality and justice to the society. तो लिबरलिज्म में कहते हैं कि भाई देखो, हर चीज अपने आप स्थापित नहीं हो सकती सोसाइटी के अंदर। न्याय स्थापित करना है तो, या इक्वालिटी स्थापित करनी है तो एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ताकि हम सोसाइटी में चीजों को क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें, इक्वालिटी को, जस्टिस को, लिबर्टी को। For them, as long as competition is open and free, inequalities are unlikely to become. तो लिबरलिज्म लोग ये कहते हैं कि भाई जब तक कंपटीशन ओपन है, कि हर कोई पार्टिसिपेट कर सके और जिसमें जितनी काबिलियत उसे उतनी कामयाबी, तब तक के अनलाइकली टू बिकम इनइक्वालिटीज नहीं होंगी। लिबरल लोगों का ये मानना है। एंट्रेंच्ड एंड पीपल विल गेट रिवॉर्ड, और जितना जिसमें टैलेंट मैंने आपको बताया उतना उसकी कमाई। We need to consider if the use of affirmative action is justified for purpose of bringing about equality. Affirmative action means कि based on the idea कि हम formal equalities को स्थापित कर पाए, ठीक है। तो अफर्मेटिव एक्शन एक तरह से आप गवर्नमेंट का एफर्ट भी कह सकते हो। तो उन सब चीजों की जरूरत पड़ती है जब हम किसी चीज को सोसाइटी के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। लीजिए अगली हेडिंग यही है, अफर्मेटिव एक्शन। Affirmative action is based on the idea that is not sufficient to establish formal equality by law. ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें कानून की, देखो कानून ने बना दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पर फिर भी कई जगह पे इनइक्वालिटी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कानून बनाया कोई, जब तक लोग उसमें अपनी भागीदारी नहीं देंगे, क्या वो कानून लागू हो जाएगा? नहीं होगा। अफर्मेटिव एक्शन मींस कि पीपल को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज की, भाई ये कानून बना है, वी शुड एक्सेप्ट दैट। गवर्नमेंट ने बनाया, सोसाइटी के लिए बनाया है। अफर्मेटिव एक्शन का कंसेप्ट आप और इजीली समझ लो, अपने स्तर पे भी हमें अपना भाग, मतलब कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन कैन हाउएवर टेक मैनी फॉर्म from preferential spending on facilities for disadvantaged communities. कहने का मतलब है कि जो लोग हैं उनके लिए भी हम खर्च करें, जो जिनको जरूरत है चीजों की, ठीक है, डिसएडवांटेज कम्युनिटी को। इन आवर कंट्री, हमारे देश में आप जानते हैं, डिसएडवांटेज कम्युनिटी या डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए कोटा रिजर्वेशन जैसी सिस्टम है, एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज या इन सब चीजों में, ताकि उन ग्रुप्स का भी समाज के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन या आगे वो लोग भी बढ़ सकें। स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी अ टेम्पररी, और ये टेम्पररी है, टेम्पररी होना चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार अगर चीजें परमानेंट हो जाए तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो टेम्पररी मीन टू से कि डेवलपमेंट हो गया उस सेक्शन का, अब उस चीज को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और टाइम बाउंड मेजर्स। Critique of positive discrimination contend that any provision of reservation or quota for the deprived in admission for higher educations, jobs in uniform is at arbitrary, denies other sections of society their right to equal treatment. कहने का मतलब है कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन व्यवस्था ठीक नहीं है, वो दूसरों के अधिकारों को एक, मतलब जब हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो चीजें प्रमोट नहीं हो पाती इनकी वजह से। देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का नजरिया है, तो ये चीज है। द स्फेयर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंडिया हैज डन फॉर लेस फॉर इट्स डिप्राइव्ड पॉपुलेशन देन व्हाट इट इज देयर ड्यू। आप जानते हैं एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में डिप्राइव्ड सेक्शन, जो हमारे यहाँ जिन लोगों को रिजर्व्ड कैटेगरी में रखा गया, उनको ये एक्सेस कभी नहीं मिल पाया, इन चीजों का बहुत कम मिल पाया। तो उनको भी इन चीजों का एक्सेस मिले, वो भी आगे बढ़ पाए, इसलिए ये सब चीजें, रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था स्थापित की गई। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑफ दिस काइंड हिंडर। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज वाला कंसेप्ट क्या होता है, फिर यहाँ कई बार उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस पैदा होती है। जब हम कह रहे हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर हम कह रहे हैं कि रिजर्वेशन, तो वो चीज, मैं किसी पे क्वेश्चंस नहीं उठा रहा हूं, मैं जस्ट आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो व्यवस्थाएं संवैधानिक है, आई रेस्पेक्ट देम। हमारे देश में जो भी व्यवस्था संवैधानिक बनाई गई है,
द पॉलिसीज दैट वी चूज वुड हैव टू बी जस्टिफाइड इन टर्म ऑफ देयर सक्सेस इन मेकिंग द सोसाइटी। तो जो भी पॉलिसी हम अपनाएं, चाहे रिजर्वेशन की हमने अपना रखी है, तो वो सोसाइटी के फेवर में हो, तो देखिए उस पॉलिसी को अपनाने में फिर कोई हर्ज नहीं है। अगर सोसाइटी को बेहतर बना रही है तो अच्छी बात है। ऑन द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी अ डिस्टिंक्शंस मस्ट आल्सो बी मेड बिटवीन ट्रीटिंग एवरीवन। अच्छा, मैं आपको एक बुक में ही आपकी एक फिगर दिखाता हूं। मैंने बुक में यही पेज खोल के रखा था, ये फिगर देखो। टू एंश्योर अ फेयर सिलेक्शन, एग्जाम हो रहा है, मान लो फेयर सिलेक्शन करना है तो तुम सबको पेड़ पे चढ़ना है। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां पे क्या हो रहा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं, कि आपको इस फिगर से क्या समझ में आया। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कह दिया कि भाई सब बराबर हो, सबको चढ़ना है। अब प्रॉब्लम्स तो होंगी कि किसी ना किसी के लिए, तो वो चीज तो आप मुझे बताइएगा इस फिगर से क्या समझ आया आपको। डिफरेंशियल और स्पेशल ट्रीटमेंट में भी कंसिडर हम दे सकते हैं, ताकि हम सोसाइटी का जो इक्वल या सबका विकास वाली बात करते हैं तो उसे प्रमोट कर सके, इसलिए रिजर्वेशन जैसी व्यवस्थाएं ठीक है। Many of these issues relating to the pursuit of equality have been raised by the women's movement, और बहुत सारे आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाए गए अपने हक की मांग करने के लिए। Differential treatment is intended and justified only as a mean to promoting just and egalitarian society। और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जब हम देते हैं सोसाइटी के अंदर, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसे अलग से थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम इसीलिए दे रहे हैं उसको, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके डेवलपमेंट की, और एक अच्छी सोसाइटी का विकास किया जा सके। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट लर्नर्स, अगर किसी भी पॉइंट के द्वारा आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई हैं, बस मैंने तो जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप चीजों को एज अ लर्नर ही लीजिएगा, और अपने स्कोप को, सोचने के स्कोप को, अंडरस्टैंडिंग के लेवल को थोड़ा बढ़ाइएगा, और ताकि आप कल को जब अच्छे एग्जाम्स में बैठेंगे, बड़े एग्जाम्स में बैठेंगे, तो आपको अच्छे अच्छे पॉइंट आए माइंड में जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, यही चीजें यहीं से ही नींव रखी जाती है। आप जानते हैं सिविल सर्विसेज में एनसीईआरटी मेन होती है बहुत, 6 से 12 तक की, तो एक वाइडर सोच डेवलप होता है यहीं से। ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम कमाइए जीवन में, और आगे बढ़िए, ये हमारी प्रेयर है भगवान से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, वो भी जरूरी चीज है, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।